नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करण। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। इतिहास में ऐसे कई दौर आते हैं जब देशों को बुरे समय का सामना करना पड़ता है, पर यह बुरा समय और भी बुरा तब होता है जब हमसे वादा तो अच्छे दिनों का किया गया हो, पर जो तस्वीर निकलकर सामने आए वो हो बुरे दिनों की। कोरोना से तो शायद भारत उभर भी जाए, पर इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था और सिकुड़ती हुई जीडीपी का समाधान भारत किस तरह से कर पाएगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत से जुड़ी एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है कि भारत की अर्थव्यवस्था 23.9% गिरकर -23.9% हो गई है। इससे पहले हम आपको इससे जुड़ी और जानकारी दें, आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये जीडीपी होती क्या है और इसे किन मापदंडों के ऊपर गणना की जाती है। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे जरूरी पैमाना है। जीडीपी किसी खास अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत है। भारत में जीडीपी की गणना हर 3 महीने यानी तिमाही के आधार पर होती है। ध्यान दीजिए कि ये उत्पादन या सेवाएं भारत के भीतर ही होनी चाहिए और जीडीपी को हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। बीते दिनों हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गिरती अर्थव्यवस्था कोरोना का एक परिणाम है और उन्होंने इसे एक्ट ऑफ गॉड तक कह दिया। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बीते 2 सालों से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार सिकुड़ रही है। इस पर भी हम थोड़ी देर में बातचीत करेंगे, पर सबसे पहले आप यह समझिए कि मौजूदा हालातों में भारत की जीडीपी किस कदर इंपैक्ट हुई है। आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ बेहद चिंताजनक आंकड़े। आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर में अप्रैल जून जो कि पहली तिमाही होती है 2019-20 और 2020-21 का डेटा हमें गिवन है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, फॉरेस्ट्री की और फिशिंग की, इसके अंदर बहुत थोड़ा 0.4% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जिसके अंदर 39.3% की माइनस ग्रोथ हुई है। अगर बात करें कंस्ट्रक्शन वाले सेक्टर की तो यहां पर 50% की कमी देखी गई है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। अब बात ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी सर्विसेज की भी कर लेते हैं, जिसमें 47% की गिरावट नोट की गई है। अब बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज की, जिसमें स्कूली शिक्षा ये सब कुछ आ जाता है। इसके अंदर लगभग 10% की गिरावट देखी गई है और कुल मिलाकर भारत की जीडीपी गिर जाती है 23.9% से। बीते दिनों बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि बेशक पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा है, पर भारत इस महामारी के समय में भी अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। उन्होंने कहा कि 2020 का साल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी साल साबित होगा। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हुआ इससे बिल्कुल उलट। बीजेपी ने तो ट्वीट करके आंकड़ा भी जारी कर दिया। उन्होंने आंकड़ा दिया कि जीडीपी 1.9% रहेगी, पर सच्चाई क्या है ये हम सब जानते हैं। अपना पुराना आंकड़ा तो क्या बरकरार रखना, जो नया आंकड़ा है वो शून्य से भी नीचे -23.9% का है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था को बार बार कटघरे में खड़ा करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि विश्व की और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी इस भारी गिरावट का सामना कर रही हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सबसे नीचे वाले स्तर पर है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देखेंगे जिसमें आप साफ तौर पर यह देख सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के मामले में सबसे अधिक प्रभावित है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट मिली है। यूके की अर्थव्यवस्था में 20.4% की गिरावट मिली है। फ्रांस की अर्थव्यवस्था में 13.8% की गिरावट। इटली की अर्थव्यवस्था में 12.4% की गिरावट। कनाडा की अर्थव्यवस्था को 12% का नुकसान हुआ। वहीं जर्मनी की अर्थव्यवस्था ने 10% गंवाए हैं। वहीं यूएस की अर्थव्यवस्था को 9.5 गिरावट का सामना करना पड़ा। जापान की अर्थव्यवस्था में 7.6% गिरावट और चीन, जिसने पूरे विश्व को कोविड-19 की महामारी दी, उसमें अब भी जीडीपी पॉजिटिव है और आंकड़ा है 3.2 का।
कुछ लोगों का कहना है कि विश्व की और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी डूब रही हैं, तो क्यों भारत की अर्थव्यवस्था को बार बार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो वो दूसरी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो विकसित देशों की है और भारत अभी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आया है। भारत एक विकासशील देश है जिसमें विकास अपने चरम पर अभी नहीं पहुंचा है। भारत में भी बहुत विकास होना बाकी है। जरा एक उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक गरीब इंसान जिसे रोज का 100 रुपया मिल रहा है और उसमें से भी 23 रुपए हम काट लें तो कितने बचे बेचारे के पास? वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएगा। हमें समझना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था गरीब लोगों से भरी पड़ी है। भारत में 70 करोड़ से 80 करोड़ गरीब लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस गिरती अर्थव्यवस्था से वो वर्ग एक बहुत बड़े रूप से प्रभावित होने वाला है जो डेली वेजेस के रूप में अपने जीवन का यापन करते थे। निर्मला सीतारमण ने ये तो कह दिया कि जो ये गिरती अर्थव्यवस्था है ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये कोविड-19 के कारण है, पर कुछ अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि ये गिरती हुई अर्थव्यवस्था सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ ऐसे कदमों का नतीजा है जिन्हें बिना सोचे समझे उठाया गया। इनमें सबसे पहला उदाहरण है डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का। 4 घंटे के नोटिस पर नोटबंदी करना कहा जा रहा है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण काम था। दूसरी उदाहरण है इसकी जीएसटी, जिसका मॉडल अभी तक जमीनी स्तर पर लागू करने में इतनी मुश्किलें आ रही हैं। हर बीतते दिन इसमें नए नए बदलाव किए जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को उनकी जीएसटी कंपनसेशन देने में भी असमर्थ है। तो ये 2 तो मुख्य कारण है। तीसरा कारण ये बताया जा रहा है कि बेशक भारत में लॉकडाउन जरूरी था, पर जिस तरह से लॉकडाउन किया गया उस लॉकडाउन ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित किया है। हमने देखा कि किस तरह मजदूर वापस उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ को गए हैं, उनके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था को गिराने में अपना योगदान दिया है। कुछ बुद्धिजीवी ये भी मानते हैं कि बीते 6 सालों में बीजेपी सरकार ने जितने भी कदम उठाए हैं उनमें से कुछ बेहद कम, कुछ चुनिंदा ऑन द फिंगर टिप्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे ही कदम थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था को बचाया है। बाकी डिमोनेटाइजेशन से लेकर लॉकडाउन तक बुद्धिजीवी मानते हैं कि सारे कदमों ने भारत की अर्थव्यवस्था को नीचे की ओर गिराया है। विपक्ष लगातार बीजेपी पर आक्रामक है और उन्हें कह रहा है कि उन्हें बुद्धिजीवियों की सलाह माननी चाहिए, अर्थशास्त्रियों की सलाह माननी चाहिए। ये एक समय है जब पूरे देश को इकट्ठा होकर इस त्रासदी से लड़ना चाहिए। एक तरफ तो कोविड-19 का मोर्चा है जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पस्त कर रहा है, एक तरफ चीन है जो हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को पस्त करने की फिराक में है, और एक तरफ ये गिरती हुई अर्थव्यवस्था ये पूरी तरह से भारत को झंझोड़ कर रख रही है और भारत को पीछे की ओर धकेल रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को बुद्धिजीवियों की मदद लेनी चाहिए, समझदार लोगों की मदद लेनी चाहिए जो उन्हें इस आपदा से बाहर लेकर जा सके। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार को भारी मात्रा में कर्ज लेना चाहिए और कर्ज को बेहद संजीदगी से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। अभी हम जरा इन पर भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर दूसरी तिमाही में भी भारत की अर्थव्यवस्था नेगेटिव रहती है, 0 से नीचे रहती है, तो भारत को क्या नुकसान हो सकता है। अगर दूसरी तिमाही में भी भारत की अर्थव्यवस्था नेगेटिव रहती है तो भारत में बहुत बड़ी मंदी आ जाएगी। मंदी आप यूं समझिए, गरीबी स्तर और बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट और बढ़ जाएगी, गरीबी और बढ़ जाएगी, लोगों के पास 2 वक्त खाना खाने के पैसे नहीं होंगे, 2 वक्त पेट पालने के पैसे उनके पास नहीं बचेंगे। तो अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अर्थव्यवस्था के इस मोड़ से सरकार कैसे हमारे देश को वापस लेकर आती है। क्या सरकार बुद्धिजीवियों की मदद लेगी? क्या सरकार उन तमाम लोगों की सहायता लेगी जो सरकार की सहायता करने के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि देश बचे इस आपदा से जो कि है आर्थिक, हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ और डिफेंस से जुड़ा हुआ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया।